आज हम लोग थोड़ा एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो पेपर के किसी अंदर के पन्ने पे छुपा रह जाता, उस पे बहुत बात नहीं होती, क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। और आज मैंने जब सुबह इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर पढ़ी, कुरैशी एंड जंग अमंग 5 मीट्स आरएसएस चीफ डिस्कस वे फॉरवर्ड टू ऑन डिवाइड। खबर पढ़ के मुझे कुछ चीजें अजीब सी लगी। पहली चीज तो यह है कि खबर के अनुसार 22 अगस्त को 5, अब वो मुस्लिम नेता तो नहीं बोलेंगे, 5 लोग जो अपने को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उसमें हमारे पुराने चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी साहब, पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के नजीब जंग साहब, एएमयू के पुराने वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल जमुद्दीन शाह साहब, ये पॉलिटिशियन और पत्रकारिता दोनों में इनका दखल है। शाहिद सिद्दीकी साहब, हालांकि जब मैं इनका वो पढ़ रहा था तो मुझे मतलब ये एसएफआई से शुरू करके कांग्रेस, फिर सपा, फिर बसपा, फिर बसपा से फिर आरएलडी, आरएलडी से फिर सपा, सपा से फिर सपा से फिर बाहर, मालूम नहीं, खैर। और 5वें सही शेरवानी साहब, ये सब लोग 12 अगस्त को मिले। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज ये है कि वो 12 अगस्त को माफ कीजिएगा, 22 अगस्त को मिले, और आज एक महीने बाद 21 सितंबर को कुरैशी साहब ने ये डिसाइड किया कि अब सबको बताया जाएगा कि हम मिले और हमारी क्या क्या बात हुई। दूसरा, आज की एक खबर यह है कि मोहन भागवत जी, जो कस्तूरबा गांधी मार्ग दिल्ली में मस्जिद है, उसके मस्जिद के इमाम उमर अहमद इलियासी साहब से, इलियासी साहब शुएब इलियासी साहब के पिताजी हैं, उनसे मिले, बहुत रिस्पेक्टेबल सज्जन। और सबसे अच्छी बात यह रही कि इलियासी साहब ने आज जब मीटिंग के बाद, पीटीआई के हवाले से मैं बोल रहा हूं, भागवत जी को राष्ट्रपिता कह के बोला कि ये तो राष्ट्रपिता है। अब इन सब के बीच मैं संदीप भाई साहब, हमारे पास बहुत सीनियर पैनल है, लेकिन आप इस समय अहमदाबाद में हैं और आप बिल्किस बानो के गांव से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं अहमदाबाद तक की। और मैं आपसे इसलिए बहुत संक्षेप में, आज मुसलमानों को टाइम लेके या मोहन भागवत से साहब से मिलने जाना पड़ रहा है, मोहन भागवत साहब मस्जिद जा रहे हैं आज, इन सबके पीछे मुझे 2 चीजें लग रही, कहीं ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई इफेक्ट तो नहीं है कि एकदम से मुसलमानों के प्रति हमदर्दी, मुसलमानों के प्रति प्रेम जग गया, ये कुछ अजीब सी बात है। संदीप पांडे साहब, थोड़ा ब्रीफ में आप इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा, फिर मैं बाकी लोगों से बात करूं। जी, आनंद वर्धन जी, धन्यवाद इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक वैधता मिलती जा रही है। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद इस संगठन पे प्रतिबंध लगाया गया था, और जहां तक मुझे याद है ये इस संगठन पे एक बार और प्रतिबंध लग चुका है। तो ऐसा संगठन जिसकी हरकतों के कारण उस पर प्रतिबंध लगाया गया हो, उसके प्रमुख को अगर कोई राष्ट्रपिता कहे तो ये तो बड़ी हास्यास्पद बात ही नहीं बल्कि ये चिंताजनक बात। मतलब जिन्होंने गांधी जी को, जिनकी विचारधारा से प्रेरित लोगों ने गांधी जी को मारा हो, उनको, उस संगठन के प्रमुख को आप राष्ट्रपिता कहें तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। और जब भी कोई आरएसएस प्रमुख से मिलता है, या हमारे मित्र संजय सिंह जी ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि अयोध्या में जमीन विवाद, जमीन में घोटाला हो रहा है राम मंदिर के नाम पे, तो और इस तरह से लिखा जैसे कि मतलब उनसे वो आरएसएस वालों की शिकायत कर रहे हो, बीजेपी वालों की, तो जैसे बीजेपी के वो माई बाप हैं और इसलिए जो है उनसे शिकायत की जा रही हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। आरएसएस, जहां तक मेरी जानकारी है, पंजीकृत संगठन भी नहीं है, और इसकी वजह से देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। हमारे योगी आदित्यनाथ ने कानून बनाया है कि कोई भी दंगा हो उसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई जिन्होंने दंगा किया उससे वसूली जाएगी।
तो इस देश में आतंकवाद नाम की समस्या को न्योता देने का काम इस संगठन ने, इस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिरा के किया है। उसके बाद कितनी इस तरह की घटनाएं हो चुकी प्रतिक्रिया में, उसके बाद ही बहुत सारे इस तरह के काम हुए जिसमें सुरक्षा के नाम पे देश को बहुत पैसा खर्च करना पड़ा। तो देश की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालना, देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ना, हम और आप कहीं प्रदर्शन करने चले जाए, पुलिस आके खड़ी हो जाएगी, पूछेगी आपने अनुमति ली है कि नहीं, और इस संगठन को छूट मिलती है कि वो दिन दहाड़े एक मस्जिद गिरा देता है, वो दिन दहाड़े किसी का भी कत्ल कर सकता है। 4 लोगों का कत्ल हो चुका है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। इस संगठन के लोग, इसकी विचारधारा से प्रेरित लोग दिन दहाड़े मॉब लिंचिंग करते हैं और कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ते हैं, उल्टे सीधे भाषण देते हैं। ऐसे लोगों को अगर वैधता प्रदान की जा रही है तो ये मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही बुरे दिन आ गए। जी, संदीप पांडे भाई साहब, एक किसी का प्रश्न आया है और वो मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप इस पे बात भी करते रहे हैं। सुभाष भिंगे जी हैं, वो कह रहे हैं नाउ डेज अडानी साहब इज ऑल पावरफुल, मुस्लिम डेलीगेशन शुड मीट टू हिम। अभी ये मजाक की बात लग रही है, लेकिन जिस तरह से देश चल रहा है, अगर ऐसे ही चला तो अगले 2-4-5 साल में शायद अडानी साहब ही के पास जाना पड़ेगा। ये जो जो सबसे ताकतवर नहीं, मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी भी चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने मजाक में लिखा हो, हम लोग को व्यंग लग रहा हो, लेकिन देश देश जिस रास्ते पे चल पड़ा है उस पे तो अडानी साहब शायद सबसे ताकतवर आदमी हो जाएंगे। संदीप पांडे साहब जी, आनंद वर्धन जी, ये पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से गुजरात का एक उद्योगपति, जिसको नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक गुजरात के बाहर कोई जानता नहीं था, वो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़े नंबर का अमीर आदमी बन जाता है और शीघ्र ही वो नंबर 1 का भी बन जाएगा। और नरेंद्र मोदी जो उनका एजेंडा है, या अब उसको अरविंद केजरीवाल भी कहने लगे हैं कि भारत को नंबर 1 बनाना है, तो भारत नंबर 1 बन जाएगा। उन्होंने अपने उद्योगपति मित्र की मदद की है और ये एक खुला सच है कि अब भारत ही नहीं बल्कि लगभग सभी देशों की नीतियां पूंजीपति तय करते हैं। हमारी जो आर्थिक नीतियां हैं, खास करके निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की जब से लागू हुई हैं, तब से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उनको निर्देशित करते रहे हैं और उनको भी पैसा जो है वो कहाँ से आता है, वो पूंजीपतियों का ही पैसा है। इसलिए कंपनियों के हित में निर्णय लिए जाते हैं और इसलिए आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये लोग नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मिले। ये जो गया था प्रतिनिधिमंडल मोहन भागवत से मिलने, क्योंकि नरेंद्र मोदी को देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों को कैसे फायदा पहुंचाना है और कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाना है, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। बाकी जो देश में हो रहा है, जो भी सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, असल में उसके लिए जिम्मेदार तो आरएसएस ही है। और उस हिसाब से तो ठीक ही है कि वो उनके पास गए थे। वो अगर नरेंद्र मोदी के पास जाते तो नरेंद्र मोदी कुछ कर भी नहीं पाते। तो लेकिन जो जो हुआ है वो तो गलत ही है। और ये जैसा हमारे मित्र अली अनवर साहब ने कहा, ये जो संविधान से इतर एक सत्ता का केंद्र नागपुर में खड़ा हो गया है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं कि सत्ता के केंद्र में ऐसा व्यक्ति बैठा है जो पूंजीपतियों का गुलाम है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहा है, और जो देश की जो सामाजिक स्थिति है उसको जो बिगाड़ने का काम नागपुर से किया जा रहा है। और वो जो एक शक्ति है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए। और इसलिए हमें इन दोनों ही शक्तियों से मुकाबला करना पड़ेगा। सांप्रदायिकता और पूंजीवाद, ये इनका गठजोड़ है जो खेल इस देश में चल रहा है। और ये तो जो कुछ होता है ये सिर्फ ध्यान हटाने के लिए होता है देश के अंदर। तो इन दोनों शक्तियों का जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे
तब तक हम इन प्रवृत्तियों पे हम रोक नहीं सकते जो देश को खतरे के रास्ते पे ले जा रही है।